मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दी पॉइंट and we are here to study about the legal reasoning, which is gonna be the part of the law entrance exams for which all of you are preparing. So हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम 14 दैट इज़ आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 और आज हम आगे के फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन से रिलेटेड, राइट टू लाइफ एंड राइट टू कन्विक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस। तो आज हम आर्टिकल 19 से आगे तक के फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े थे वो आर्टिकल 14 टू 18 थे और वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यू शुड गो बैक एंड वॉच देम फर्स्ट एंड देन स्टार्ट विद दिस वीडियो, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है दैट यू कांट अफोर्ड टू मिस। इसमें से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू लीगल जीके तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो आई विल टेल यू, लेट्स सपोज देयर इज़ अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज़ गिवन टू यू, उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आप मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन तो लीगल जीके के होंगे कि फंडामेंटल राइट, लेट्स सपोज राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है, या अबॉलिशन ऑफ टाइटल पे कुछ क्वेश्चन होगा, या अबॉलिशन ऑफ टाइटल कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन है। तो ये तो हो गया लीगल जीके का पार्ट। बट एक क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे टॉपिक से होगा जो करंट में चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल आज हम पढ़ेंगे राइट टू इंटरनेट। क्या राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है या नहीं? सो राइट टू इंटरनेट एक करंट टॉपिक है जो लास्ट 2-3 साल से काफ़ी न्यूज़ में है कि क्या इसको फंडामेंटल राइट बोलना चाहिए, क्या इसको फंडामेंटल राइट नहीं बोलना चाहिए। सो इससे रिलेटेड मतलब करंट को कनेक्ट करते हुए डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे फंडामेंटल राइट पे, जो भी जो भी करंट टॉपिक चल रहा होगा। इट्स नॉट दैट कि राइट टू इंटरनेट पे पूछेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कोई फंडामेंटल राइट इज़ इन न्यूज़, तो वो उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करके आपसे आर्टिकल में पूछ लेंगे, मतलब आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो आर्टिकल देंगे उसमें पूछ लेंगे। सो इट इज़ जस्ट नॉट दैट कि आप वीडियोस पढ़े और आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। आपको वीडियोस ख़त्म होने के बाद जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो अगर आपको कोई दिख रहा है कि कोई फंडामेंटल राइट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल, तो आपको डेफिनेटली उस पर गौर फरमाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, या उसको अगर उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे तो डेफिनेटली एक पॉइंट बना के उसमें दे देंगे, तो आपको एलिमिनेट करने में ऑप्शन ईजी रहेगा। सो इसलिए आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी ड्यूटी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती कि हमने लीगल रीजनिंग पढ़ ली या हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, ख़त्म। इनसे रिलेटेड करंट में क्या चल रहा है वो आपको बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। एंड डेफिनेटली हम हैं ही हैं आपके लिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए। हम आपको हेल्प करेंगे वो टॉपिक समझने में जो करंट में है और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हमने प्रीवियस वीडियो में कौन से 4 आर्टिकल्स डिस्कस करे थे? 14 to 18, that 14 is right to equality. Then comes your article 15 which talks about discrimination on the basis of caste, color, creed and sex. Then article 16 में क्या था? Equality in terms of public employment, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट या कोई सी भी गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसके बीच में, लोगों के बीच में। कौन से 4-5 बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, क्रीड, इनके बेसिस पे। देन आर्टिकल 17 में क्या था? इट टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी, दैट इट इज़ बीइंग अबॉलिश फ्रॉम इंडिया। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करी जाती, एंड अगर कोई करता भी है देन द पर्सन इज़ पनिशेबल अंडर द आइज ऑफ लॉ। फिर उसके बाद क्या था? हमने इसमें एक एक्ट भी पढ़ा था। एंड देन कम्स द लास्ट आर्टिकल दैट वी डिस्कस्ड, वो था आर्टिकल 18 दैट इज़ अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। कौन से टाइटल्स अलाउड हैं, कौन से टाइटल्स अलाउड नहीं है इंडिया में। सो ये सब हमने किस में पढ़ा था? आर्टिकल 18 में। तो ये जो 4 आर्टिकल्स हैं ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। इसमें कहीं पे भी इफ़ एंड बट नहीं आना चाहिए कि इसमें ऐसा होगा और किस में कैसा होगा। आर्टिकल 14 अगर आपके सामने लिखा आ रहा है तो आपको
एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है। 15 उसके लिमिटेशंस, उसके एक्सेप्शन। 16 17 अनटचेबिलिटी डिफाइंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं है। 18 कौन से टाइटल्स अलाउड हैं, कौन सा कब किस केस में हम टाइटल एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसकी परमिशन लेनी है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं। और अगर आप नहीं ध्यान दिया होता तो फिर आप व्हाट्स द फेट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि एक साल फिर वो ड्रॉप कर रहे होते हैं और उन्हीं चीज़ को वो वापस पढ़ रहे होते हैं। तो इट्स बेटर कि जब आप फर्स्ट टाइम ही पढ़े तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ लें कि क्या कहाँ पे कौन सी डिटेल पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये तो हो गए 14 to 18। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 19 एंड उसके आगे के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो आर्टिकल 19। Now this article revolves around freedom, different freedoms जो एक ह्यूमन को दिए गए हैं हमारे संविधान, जो भारत का संविधान है उसके द्वारा। तो वो क्या क्या फ्रीडम है देखते, पहले आर्टिकल 19 के फ्रीडम देखते हैं कि उसमें क्या मेंशन है। सो अंडर आर्टिकल 19, जो ये 19 है, इसमें 6 फ्रीडम्स, ओरिजिनली 7 फ्रीडम्स दिए गए थे, लेकिन एक जो फ्रीडम है, कौन सा फ्रीडम, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट में से और इसको बना दिया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब आप कहेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और ये फंडामेंटल राइट में क्या फ़र्क है। इसके लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखना होगा, क्योंकि एक चीज़ को बार बार अगर हम यहाँ रिपीट करने लग गए हर लेक्चर में तो फिर हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये कौन से अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट से कहाँ कर दिया था, इसको चेंज कर दिया था। यहाँ आर्टिकल 19 से हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया था। तो ये जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया है कि इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसमें 7 राइट्स दिए गए थे अंडर आर्टिकल 19। विद द अमेंडमेंट 44th इस राइट को हटा दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, फंडामेंटल राइट से चेंज करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स। तो अब देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अंडर आर्टिकल 19 में क्या है। सो सबसे पहला जो फ्रीडम दिया गया है वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप जो चाहें बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब आपको कोई इस चीज़ पे आपकी कोई बाधा नहीं डाल सकता, रुकावट नहीं डाल सकता। बट क्या आप एक्चुअल में अगर इसको सोच के देखें, आप चाहे कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे तो आप राह चलते किसी को गाली दे दें, आप किसी की कुछ इतना बोल दें कि अगले की जो रेपुटेशन है सोसाइटी में वो डैमेज हो जाए। सोच के देखिएगा, हर चीज़ बहुत लॉजिकली दी गई है, कुछ भी ऐसे रटने वाली बात नहीं है यहाँ पे कि ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है ताकि जो हमारे मन में है हम उसको एक्सप्रेस कर सकें, भले ही वो बोल के हो या लिख के हो। लेकिन ये एक लिमिटेड राइट है, मतलब ये अनलिमिटेड राइट्स नहीं है इसमें। इट इज़ लिमिटेड बाय व्हाट, बाय सर्टेन लिमिटेशंस, मतलब कुछ इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि इस लिमिट के बाद आप नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि 100 वर्ड या 200 वर्ड के बाद आप नहीं बोलेंगे, या अगर आपने 10 मिनट बोल दिया उसके बाद नहीं बोलेंगे। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसको हम भी जब इसको डिटेल में देखेंगे तब पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट फ्रीडम की बात करी गई है, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब आप कहीं मिलना चाहते हैं, आप 5-7 दोस्त हैं, वो आप मिलना चाहते हैं, आप मिल सकते हैं, बिल्कुल परमिशन है। आपको कोई गवर्नमेंट द्वारा, पुलिस द्वारा, किसी भी द्वारा नहीं रोका जाएगा। आप मिलें, वहाँ बात करें, कुछ भी बात डिस्कस करें। बट एक कंडीशन क्या है, इट शुड बी विदाउट आर्म्स। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में कोई आर्म्स एंड वेपन्स हो या आप किसी आर्म्स या वेपन्स के पोजेशन में हो। थर्ड, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, तो आप कोई भी एसोसिएशन, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप, कोई ट्रेड यूनियन, कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप ये फॉर्म कर सकते हैं। आपको पूरी परमिशन है गवर्नमेंट द्वारा, या आपका फंडामेंटल राइट है कि आप एक एसोसिएशन और यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फ्रीडम, वो है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ क्या लिखा है, थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन क्या टेरिटरी से बाहर जाना फ्रीडम नहीं है? अगर मैं बाहर जाना चाहती हूँ और मुझे कोई रोक रहा है, तो ये तो बात हो गई कि भाई मेरा तो फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे आर्टिकल 19 में क्या मेंशन्ड है कि आर्टिकल 19 फ्रीडम प्रोवाइड करता है टू मूव थ्रू आउट
जस्ट इन इंडिया। जब अगर अपने को बाहर जाना है तो उसके लिए दूसरे आर्टिकल में फ्रीडम दी गई है, बट आर्टिकल 19 जस्ट प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू मूव इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहाँ पे? इनसाइड द टेरिटरी ऑफ ये जो है इंडिया। अच्छा, इस पे भी एक ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको बोले कि क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इफ़ यू वांट टू मूव outside the India or outside the territory of India, is this your fundamental right? Yes or no? And if it is your fundamental right, under which article it is provided? तो it is not provided under article 19. क्यों? क्योंकि under article 19 आपको क्या provided है? Freedom within the territory of India, right? इस पे भी कोई restrictions हैं, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बात करेंगे। नेक्स्ट, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप जहाँ मर्जी चाहे जाके रह सकते हैं, आप अपना घर बसा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। पहले कुछ लिमिटेशंस थी, इनफैक्ट अब भी हैं। आप पहले अगर जब ये जो आर्टिकल 370 है जो कि कश्मीर से जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, इससे जब ये रिमूव कर दिया गया, उससे पहले क्या लिमिटेशन थी कि जो जम्मू कश्मीर है, मतलब इनफैक्ट स्पेशली कश्मीर, वहाँ कोई आउटसाइडर जाके प्रॉपर्टी लेके नहीं रह सकता। आप रहने जा सकते हैं लेकिन आप अपना वहाँ जाके प्रॉपर्टी ओन करके घर नहीं बना सकते। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस थी। फिर राइट टू प्रॉपर्टी की बात जो थी, मैंने आपको बता दिया है कि ये पहले फंडामेंटल राइट होता था, जो कि बाद में चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो लास्ट है वो है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप जो चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, आप लॉयर, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप मैकेनिक बनना चाहते हैं, प्लम्बर, आपके ऊपर फ्रीडम है। स्टेट आपको आके नहीं बताएगी कि अब जो बच्चे 12th पास कर रहे हैं उसमें से 10 तो बनेंगे लॉयर, 10 बनेंगे डॉक्टर, 10 बनेंगे आर्किटेक्ट, 10 बनेंगे इंजीनियर। नहीं, आपके ऊपर आप पे फ्रीडम छोड़ी गई है, आपके विल पे छोड़ा गया है कि आप क्या प्रोफेशन अपनाना चाहते हो, क्या बिज़नेस करना चाहते हो, क्या ऑक्यूपेशन करना चाहते हो, किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हो। बट अगेन आप सोचो, आप आज ड्रग्स का बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, या वेपन्स का बिज़नेस कर रहे हो, और आपको पुलिस ने पकड़ लिया और आप जाके कोर्ट में बोल रहे हो, अरे मैम ने तो पढ़ाया था फंडामेंटल राइट है मेरा, मैं कोई सा भी बिज़नेस कर सकते हैं। नहीं, मैम ने ये भी पढ़ाया था साथ साथ कि देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑन दीज फ्रीडम। आप कोई भी ऐसा बिज़नेस, प्रोफेशन, ट्रेड या ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते विच डिस्टर्ब्स the security and integrity of India और which is illegal और immoral। मतलब आप बोलो मैं शार्प शूटर बनना चाहता हूँ, मतलब कोई भी अगर किसी को उड़वाना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट करें एंड बैंग ऑन पॉइंट, कोई गलती नहीं है, आपने जिसको बोला है उसी को हम गोली मार के आएंगे। तो क्या ये प्रोफेशन लीगल है? नहीं, प्रोफेशन लीगल नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप प्रोफेस नहीं कर सकते विच इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी, कॉजेज इंजरी टू द अदर पर्सन, इज़ इमोरल एंड इलीगल। नाउ वो सब क्या होते हैं रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस, वो हम पढ़ेंगे विद ईच एंड एवरी राइट व्हेन वी डिस्कस। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राइट से, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो इससे पहले हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत डिटेल में पढ़ें। एक चीज़ आपको ये आर्टिकल समझाने से पहले मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस केस में या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इस फ्रीडम को कर्टेल किया जा सकता है, मतलब उस पर कोई रुकावट या बाधा डाली जा सकती है। सो फर्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। मतलब आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कोई उग्रवादी, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट ख्याल पैदा हो लोगों के मन में। मान लीजिए आप कुछ स्पीच दे रहे हैं कहीं पे पब्लिकली खड़े होके और वो इतनी ज़्यादा भड़काऊ है कि लोग भड़क जाएं और तोड़फोड़ मचा दें आसपास, और बोलें कि इंडिया को तो अब हमें इंडिया में नहीं रहना, इंडिया को आप पार्टीशन करो या हमारा स्टेट अलग करो, कुछ भी समथिंग, इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड जिससे इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो हैम्पर होती हो। तो आपको पुलिस पकड़ के लेगी कि ये तो बहुत ही भड़काऊ भाषण दे रहे थे, तो आप बोलो नहीं जी हमारी मैम ने पढ़ाया था कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको कोर्ट बोलेगा कि शायद आपकी मैम ये पढ़ाना भूल गई कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर कुछ लिमिटेशंस भी इम्पोज्ड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो क्या लिमिटेशंस हैं कि आपकी जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को
ख़राब ना करे। सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय योर स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज़ फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज़। अब मान लीजिए कि इंडिया बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे एंड कॉर्डियल टर्म्स मेंटेन करते हैं, बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, राइट। अब आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल पब्लिश कर दिया कि जो भी सामान सो एंड सो कंट्री से आ रहा है वो एकदम बेकार है और ये कंट्री से हमें सामान बैन कर देने चाहिए, वहाँ पे सारी चीज़ें या वो कंट्री चोर मक्कारों से भरी है। और अगर इससे ऐसे आपके आर्टिकल से हैम्पर होते हैं रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड दैट कंट्री, तो ये भी आपके दैट बिकम्स पनिशेबल। आपको आपके ऊपर डेफिनेटली मुकदमा हो सकता है, आपके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते जिससे इंडिया के जो फ्रेंड रिलेशन है विद द फॉरेन कंट्रीज़ वो ख़राब हो। नेक्स्ट दैट पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, मतलब जो पीस मेंटेन है सोसाइटी में, आप फ्रीली मूव कर रहे हो, आपको कोई रोक नहीं रहा, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोग भड़क जाएं, तोड़ फोड़ मचा दे या मार काट मचा दे। सो दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर। डिसेंसी और मोरालिटी इज़ वन और द सेम थिंग, कि डिसेंसी मेंटेन है, कोई आते जाते ये नहीं कि आप चलते जा रहे हो, मतलब आप कॉलेज में जा रहे हो और आप आते जाते लोग गालियाँ बक रहे हो। नो, यू हैव टू मेंटेन सर्टेन डिसेंसी, यू हैव टू मेंटेन सर्टेन मोरालिटी, कि यू कांट अब्यूज़ पीपल वाइल यू आर वॉकिंग ऑन द रोड। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब ल्यूनाटिक्स जो हमने पढ़ा था कि दे आर ऑफ इनसेन माइंड, उनका मानसिक संतुलन है जो ठीक नहीं है। वो आते जाते आपने देखा होगा लोगों को रास्ते में गालियाँ बक रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये पागल है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे लोगों की डिसेंसी, मतलब डिसेंसी के अगेंस्ट है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम आते जाते लोगों को सड़क पे गालियाँ नहीं बकते हैं। सो वी हैव टू मेंटेन द डिसेंसी एंड मोरालिटी while maintaining this freedom of speech and expression. Hate speech नहीं देनी है। defamation क्या होता है, किसी की रेपुटेशन को ख़राब करना। मान लीजिए कोई भी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई भी, आप सब एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई अचानक से आते हैं और आपके घर के बाहर आपको या आपके पेरेंट्स के लिए कोई बहुत गंदे गंदे वर्ड्स या शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, या बोलने लग जाएं कि ये लोग चोर हैं, ये लोग पैसे नहीं देते, इन्होंने लोन ले लिया पैसे नहीं दे रहे, और कुछ भी ऐसा बोलते हैं जिससे आपकी और आपकी फैमिली की जो इमेज या रेपुटेशन ऑलरेडी या गुडविल बनी हुई है सोसाइटी में वो ख़राब हो जाती है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। ये सब लिमिटेशंस हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। आप बोल सकते हो लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे जिससे कोई इंसान, व्यक्ति या बिजनेस डिफेम होए। लास्ट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कि आपको कोर्ट में कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो कि अगेंस्ट द कोर्ट हो या उनके प्रोसीडिंग्स में बाधा डाल रहा हो। सो ये सब लिमिटेशंस हैं जो आर्टिकल 19 में दी गई हैं, और इनको मद्देनज़र रखते हुए हमारे राइट्स मिले हुए हैं उनको प्रैक्टिस करना है। सो स्टार्टिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. Now, this freedom provides every citizen with the right to express one's views, opinions, beliefs, convictions freely by word of mouth, writing, printing, picturing or any other manner. मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ बोल के, लिख के, ड्रॉ करके, पिक्चर बना के, प्रिंट करके आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो कार्टूनिस्ट होते हैं, एक कार्टून कॉलम आता है न्यूज़पेपर में, तो वो अपने व्यूज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दोज कार्टून्स दैट दे मेक, राइट। सो इट इज़ नॉट दैट कि आप सिर्फ बोल के एक्सप्रेस कर सकते हो, आप इन मीडियम से भी कर सकते हो। क्या क्या अपने ओपिनियंस, आपका कोई व्यू है किसी चीज़ को लेके, आपका कोई बिलीफ है किसी सिस्टम में, उन सब चीज़ों को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली ये नहीं लिखा हुआ कि देयर इज़ फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, बट इट इज़ इम्प्लिसिटली गिवन। मतलब कहीं पे एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है, बट इट इज़ डिराइव दैट इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये कौन से केस, एक बहुत ही फेमस केस लॉ है जिसका नाम है इंडियन एक्सप्रेस, पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो भी एक फंडामेंटल राइट है, एंड इट इज़ इम्प्लिसिटली प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
दो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ देयर, बट इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है इन द फॉर्म देयर शुड नॉट बी एनी केस ऑफ सेडिशन बाय द वे ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, बिल्कुल दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट कॉजेज सेडिशन, मतलब भड़काऊ और उग्रवादी ख्याल नहीं छपे होने चाहिए पेपर में। डेफिनेटली आप किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, लेकिन आप कुछ भी ऐसा एक्सप्रेस नहीं करोगे जिससे कोई वायलेंस क्रिएट हो या डिसरप्शन क्रिएट हो या हमारी इंटेग्रिटी या जो सिक्योरिटी मेंटेन्ड है हमारे कंट्री में एक नॉर्मल सिटीजन के लिए वो डिस्टर्ब हो। देयर कुड बी डिसेंट टू द गवर्नमेंट डिसीजन। भाई गवर्नमेंट ने कोई बिल पास किया, डेफिनेटली गवर्नमेंट में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, एडिटोरियल्स पब्लिश होते हैं कि ये जो बिल पास हुआ है इसके क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। डेफिनेटली आप वो बता सकते हो, अवेयर कर सकते हो लोगों को, बट ऐसा नहीं कि हमें गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, गवर्नमेंट को आग लगा दो, इसको आग लगा दो, ऐसा कुछ भी आप पब्लिश नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। सो बट दे कुड बी नथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू इंसाइटमेंट ऑफ एंटी नेशनल फीलिंग्स। भाई हमारी जो नेशनलिज्म, हम जो एक स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे से रहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना करना है जिससे वो चीज़ ख़राब हो। ओके, नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ असेंबली। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू होल्ड मीटिंग्स एंड टेक आउट प्रोसेशंस। द प्रोसेशंस एंड मीटिंग्स शुड बी अनआर्म्ड एंड पीसफुल। भाई आप मिलो जुलो आराम से मीटिंग्स कंडक्ट करो, 100, 200, 1500 जितने लोगों की, लेकिन वो पीसफुल होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, एंड स्पेशली वो अनआर्म्ड होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे देयर शुड बी नो पोजेशन ऑफ weapons with the people. This right may be restricted in the interest of public order or sovereignty and integrity of the country. तो अब आप ये देखो कि अगेन ये जो राइट है ये रिस्ट्रिक्टेड राइट है, लिमिटेड है। कैसे? बाय सम रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि अभी अगर आपने कोरोना टाइम में ही देखा होगा तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था कि कहीं पे भी लोग मिलके इकट्ठे नहीं होंगे, कोई पार्टी नहीं होगी, कोई शादी नहीं होगी। तो आप कहें कि हमारा तो ये फंडामेंटल राइट है कि हम साथ बैठ के बातें कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं और मिल के बैठ के बातें करेंगे गार्डन में। नहीं, क्यों? अगर आप वो कर रहे हैं, कोविड टाइम्स में इस पर रिस्ट्रिक्शन थी, किस चीज़ की? क्योंकि उससे क्या हो रहा था, पब्लिक, इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। अगर आप लोग मिलते, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती तो लोग मिलते रहते, कोरोना और ज़्यादा फैल जाता और पता नहीं देश का क्या हाल होता। ऑलरेडी बहुत हाल ख़राब थे। सो जो ये फ्रीडम ऑफ असेंबली है, ये कुछ सिचुएशंस में इस पे लिमिटेशंस लग सकती हैं, और वो क्या सिचुएशंस हैं? वो ये सिचुएशंस हैं: imposing restrictions under section 144 of the IPC is not bridging the rights of the citizen but it is a preventive measure taken by the government. So अब section 144 क्या होता है? IPC हम पढ़ेंगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हमने IPC दैट इज़ इंडियन पेनल कोड ही पढ़ना है, और उसके अंडर सेक्शन 144 में मेंशन्ड है कि एक टाइम पे, मतलब जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कि अगर किसी भी टाइम पे, मतलब अगर किसी सिटी में, स्टेट पे, किसी जगह पे सेक्शन 144 इम्पोज्ड है, तो वहाँ पे अगर एक टाइम पे अगर गवर्नमेंट को 5 या उससे ज़्यादा लोग दिख रहे हैं तो पुलिस उनको पकड़ सकती है या उन पे फ़ाइन लगा सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेक्शन 144 इम्पोज्ड है। तो अगर कहीं पे सेक्शन 144 इम्पोज्ड है तो हम ये नहीं माना जाएगा कि दे आर ब्रीचिंग योर फंडामेंटल राइट्स। ओके, क्लियर? चलो एक सिचुएशन देती हूँ आपको, आपको सोचना है। यहाँ पे बहुत जनरल बातें हैं, कोई यहाँ पे ऐसे, हम अभी लॉयर नहीं बन गए हैं, हम सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। ये बहुत जनरल सी बातें हैं, लॉजिकल बातें हैं। तो एक, चलो आपको मैं केस देती हूँ। मान लीजिए कि आपको ड्रग्स का बहुत शौक़ है, ठीक है, और आपने सोचा मैं एक ड्रग कार्टेल क्रिएट करता हूँ अपने जो 6 कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। वो आपने क्रिएट कर लिया और पुलिस को पता चल गया। आपकी कहीं मीटिंग चल रही थी ड्रग कार्टेल की, भाई हमें यहाँ से मंगाना है ड्रग और इस कंट्री में हम बेचेंगे, और पुलिस आ गई और ने बोला कि यहाँ क्या हो रहा है। तो आपने बोला हम डिस्कस कर रहे हैं अपने बिज़नेस के बारे में। तो आप वो बोलेंगे अच्छा जी बहुत बढ़िया बात है, क्या बिज़नेस है जी? हमारा ड्रग कार्टेल या ड्रग एसोसिएशन है और हम सो एंड सो काम करते हैं। तो जी पुलिस ने दी आपके पीछे एक डंडा कि चलो चुपचाप थाने में। तो आप बोलोगे अजी क्यों? हमें तो पढ़ाया गया था जब हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर कर रहे थे लीगल रीजनिंग के लिए
कि हमें फ्रीडम है असेंबली का, हम कुछ भी मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप शायद ये भूल गए थे कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो इलीगल हो या जिसका पर्पस इमोरल हो वो अलाउड नहीं है। आप उसके लिए असेंबल नहीं हो सकते। आप उन्हीं कामों के लिए असेंबल हो सकते हो जो पीसफुल या कुछ कंस्ट्रक्टिव हो। किसी डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए अगर आप असेंबल हो रहे हो और अगर आपको कोई पकड़ के ले जाता है, मतलब पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो आप जाके कोर्ट में ये गुहार नहीं लगा सकते कि जी हमें तो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आप हमें कैसे पकड़ लाए। तो कोर्ट बोलेगी जस्ट शट अप एंड इनके ऊपर प्लीज़ फाइन्स एंड पेनल्टीज़ लगा दी जाए या इनको चुपचाप पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रीडम की, जो कि है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप मिलके, आप और आपके फ्रेंड्स कोई सी भी एसोसिएशन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, कोई कंपनी बना सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं, लेकिन आप कोई भी ऐसी एसोसिएशन नहीं बनाएंगे जिसका कोई पर्पस है वो इलीगल या इमोरल है। फॉर एग्जांपल आप एक टेररिस्ट ग्रुप बनाना चाहते हैं, जी हाँ हम इंडियन वर्जन ऑफ अलकायदा बनाएंगे, तो गवर्नमेंट बोलेगी, पुलिस बोलेगी चलिए आप चुपचाप अंदर चलिए, जेल में आप एसोसिएशन बनाइएगा सलाखों के पीछे। तो जो एसोसिएशन बना रहे हैं इट शुड नॉट डिस्टर्ब द सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। एंड आई होप मैं कोई सी भी बहुत एलियन बातें नहीं कर रही है, बहुत जनरल बातें, लॉजिकल बातें हैं कि ऑब्वियस ही बात है अगर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई सी भी एसोसिएशन बनाएं, कोई ड्रग कार्टेल बना के बैठ जाएं, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठ जाएं, या कोई ह्यूमन लेबर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन की हम तो लोगों को किडनैप कर लेंगे और उनकी ट्रैफिकिंग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं अलाउड है। लॉजिकल बातें हैं, इसको प्लीज़ लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट ऑल द सिटीजन्स विल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। भाई एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। दिस फ्रीडम इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट इज़ ऑल्सो लिमिटेड। कहाँ क्या लिमिटेशन आ गई, लिमिटेशन याद रखनी है। क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाएगा कि एसोसिएशन बना सकते हो कि नहीं, ये पूछा जाएगा कि एसोसिएशन किन केसेस में नहीं बना सकते हो, ये याद रखना है। कब ऐसी कोई एसोसिएशन जिससे सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया ख़राब होती हो, हैम्पर होती हो, उस केस में आप नहीं बनाएंगे। द राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(c इज़ नॉट मेरली टू फॉर्म एसोसिएशन बट ऑल्सो टू कंटिन्यू विद एसोसिएशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट है कि आप बना सकते हो, बट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एसोसिएशन एंड टू कंटिन्यू दैट एसोसिएशन, ऑल ऑफ इट कम्स अंडर दिस राइट। The freedom of to form association implies also the freedom to form or not form, to join और नॉट टू जॉइन एन एसोसिएशन। यही एक फ्रीडम नहीं है कि आप बना सकते हो, आपको फ्रीडम इस चीज़ की भी दी गई है, आपकी मर्ज़ी नहीं है कोई एसोसिएशन बनाने की, या आपकी इच्छा नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की, तो आप पे कोई दबाव नहीं डाल सकता, आप पे कोई कंपल्शन नहीं कर सकता, आपको कोई स्टेट कंपेल नहीं कर सकती कि अगर आप इस स्टेट में रहते हो तो आपको सो एंड सो पार्टी ही ज्वाइन करनी पड़ेगी या आप सो एंड सो पार्टी के ही लॉयलिस्ट रहेंगे। नहीं भाई, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो कि मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है टू ज्वाइन सो एंड सो एसोसिएशन या सो एंड सो पॉलिटिकल पार्टी विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू। मुझे नहीं करनी है ये ज्वाइन, मेरी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा से या अपनी फ्री विल से डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मुझे किस पॉलिटिकल पार्टी या किस एसोसिएशन या किस यूनियन का पार्ट बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्रेंड्स कुछ ड्रग कार्टेल बना लेते हैं, ठीक है, आपको पता है ये मॉरल इलीगल है, राइट, और वो आप पे प्रेशर बनाने लग जाते हैं, आपको धमकाने लग जाते हैं कि तुझे हमारी ये ड्रग कार्टेल ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। क्या आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले तो आप क्या कंप्लेन करेंगे पुलिस के पास जाके कि इन्होंने जो एसोसिएशन बनाई है वो इमोरल है, इलीगल है, और दूसरी बात कि मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच कर रहे हैं, ये मुझ पे दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि मुझे भी उस इमोरल या इलीगल एसोसिएशन का पार्ट बनना पड़ेगा। सो यू कैन ईजिली अप्रोच द कोर्ट ऑफ द लैंड एंड कैन सीक योर और एनफोर्स योर फंडामेंटल राइट। कूल, चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे। अब देखते हैं कि ये फ्रीडम क्या प्रोवाइड करता है हमारे लिए। So it guarantees freedom to move freely throughout the territory of India, though reasonable restrictions can be imposed on this right in the interest of general public, protection of the interest of any scheduled tribe. For example, अब देखिए फ्रीडम है हमें मूवमेंट का, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस क्या हैं कि अगर हमें कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स है
आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में काफ़ी सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और वो कुछ एक लिमिटेड एरिया, मतलब कोई फॉरेस्ट या कोई विलेज में रहते हैं, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उनके इंटरेस्ट या उनके बेटरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए ताकि आम लोग वहाँ आ जा ना सके, तो डेफिनेटली वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि कोई एक आम बंदा या सिटीज़न ऑफ द कंट्री कैन नॉट गो टू दैट प्लेस। या जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। इट्स नॉट अ जू, डेफिनेटली बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत बड़े एरिया ऑफ लैंड होते हैं जहाँ पे बहुत तरीके के वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। वहाँ पे इट्स जस्ट नॉट दैट कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लोरा एंड फौना को, मतलब जो कि प्लांट्स हैं उनकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एरिया में रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि यहाँ पे जो सिटीजन्स है या यहाँ पे ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी बिना परमिशन के नहीं जा सकता। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारे पास तो फंडामेंटल राइट है कि हम वी कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स या कुछ ऐसे एरियाज़ जो कि हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे कुछ स्टेट्स में जाने के लिए आपको एक मैकेनिज़्म होता है इनर लाइन परमिट। वो एक परमिशन होती है गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, वो लेने की ज़रूरत है उन स्टेट्स में या उन टेरिटरीज़ में एंटर करने से पहले। सो अगर ये रिस्ट्रिक्शन है तो आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते बोलते हुए कि सो एंड सो स्टेट इज़ ब्रीचिंग माई फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि यहाँ इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अब ये तो हो गया विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया की सीमा के, ठीक है। इंडिया से बाहर जाना है तो कौन से फंडामेंटल राइट को हम सीख करेंगे? तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21, जो भी बाद में पढ़ेंगे, और वहाँ पे केस पढ़ेंगे मेनका गांधी case, which is a very famous case law. Okay, now we have moved to the freedom, that is freedom of residence. कहीं भी जाके रहिए, घर बसाइए, घर नहीं बसाना है तो वहाँ जाके रह सकते हैं और वापस आ सकते हैं अपने घर पे, कोई इस पे लिमिटेशन नहीं है except those areas which are specially reserved फॉर सर्टेन क्लास ऑफ पीपल। या आप बोले मुझे तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में अपना घर बनाना है तो मेरे को तो फ्रीडम है, बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। या मुझे तो जो गिर फॉरेस्ट है ना, बिल्कुल उसके बीचों बीच घर बनाना है ताकि मैं जब रोज़ सुबह खिड़की से बाहर झाँकूँ तो लायंस आसपास घूम रहे हो आराम से। तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं जी भाई साहब जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है उस पर भी देर आर सर्टेन लिमिटेशंस। The last one is freedom of profession. The Constitution of India guarantees each of its citizen to do trade, occupation or business anywhere in the country. कहीं पे भी जाके आप business कर सकते हो, occupation कर सकते हो, कोई practice कर सकते हो किसी चीज़ की, लेकिन वही वाली बात है फिर से कि उससे कुछ वो चीज़ इलीगल इमोरल नहीं होनी चाहिए। आप बोलो मैं तो वेपन्स का बिज़नेस करना चाहता हूँ या ड्रग्स का बिज़नेस या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इज़ दिस इमोरल, इज़ दिस इलीगल? येस इट इज़। यू कैन नॉट डू दैट। गवर्नमेंट या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे काम करने की परमिशन नहीं देते। अब चलो एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपने अचानक ही बाहर टेबल चेयर लगा ली और लिख दिया डॉक्टर मोहनलाल शर्मा। तो आपके पास किसी ने आके आपसे पूछा कि क्या आपके पास लाइसेंस है दैट आप एज अ डॉक्टर या एज अ सर्जन प्रैक्टिस कर सकते हो? आप बोलोगे कौन सा लाइसेंस? तो क्योंकि आप बोलोगे कि हमें यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे को फंडामेंटल राइट दिया गया है कि मैं चाहे जो मर्जी चाहे मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, जो मर्जी चाहे ट्रेड प्रैक्टिस कर सकता हूँ या ऑक्यूपेशन कर सकता हूँ, तो ये लाइसेंस की बात कहाँ से आ गई? सो there are certain limitations which is placed again on this freedom as well कि आप अगर कोई एक ऐसा प्रोफेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं जहाँ पे सर्टेन एजुकेशनल स्किल सेट्स या सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग एक्वायर करने के बाद ही आप वो प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, देन इट इज़ अगेन नॉट ब्रीच ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। अब मान लीजिए आप सर्जन बनना चाहते हैं, तो बट आपके पास कुछ सर्टेन
स्किल सेट्स होने चाहिए, तभी तो मेडिकल कॉलेज बनते हैं जहाँ पे सिखाया जाता है कि डायसेक्शन कैसे होगा, क्या स्किन की लेयर्स होती हैं, जहाँ पे किस लेयर पे हमें कट लगाना होता है, किस तरीके से बॉडी स्टिच करनी होती है, किस तरीके से या किस लेवल पे एनेस्थीसिया देना है, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, आपने इंटर्नशिप करी होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस एज अ सर्जन इन सम हॉस्पिटल, राइट। तो अगर आप पे आके कोई आपसे लाइसेंस मांग रहा है या कोई बिजनेस खोलने से पहले आपको लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट द्वारा, सो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन योर फंडामेंटल राइट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ अपने पास रखे हुए हैं कि इस एरिया में सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस या ऑक्यूपेशन कर सकती है, इट इज़ नॉट अलाउड फॉर पीपल टू डू ट्रेड और बिजनेस इन सच एरियाज़, फॉर एग्जांपल रेलवेज़। तो आपने देखा होगा कि क्या एक नॉर्मल या कोई बिजनेस हाउस ने अपनी रेलवे थोड़ी चला रखी है, क्यों? क्योंकि ये एरिया अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है गवर्नमेंट के पास। इंडिया में रेलवेज़ रन करना सिर्फ गवर्नमेंट को अलाउड है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को कर्ब कर रहा है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन्ड है कि अगर कोई एरिया गवर्नमेंट अपने पास रिजर्व रखते हैं कि इन एरियाज़ में बिजनेस सिर्फ गवर्नमेंट करेगी या गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली मेंटेन करती है, सो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यूजुअली हमेशा ऐसा होता है कि मैं आपको हेल्प करती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करोगे और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू। जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा, वैसे तो ये देखते ही कुछ ऐसा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं, देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, बट अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो फिर से प्रीवियस स्लाइड्स पे जाइएगा, रिवाइज करिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही हूँ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द आर्टिकल 20। ये फ्रीडम क्या बात करता है, किस चीज़ की प्रोटेक्शन देता है? सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। सो दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स 3 काइंड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये जो आर्टिकल है किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमिशन ऑफ द एक्ट, चार्ज एज एन ऑफेंस, नॉट बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर दैन दैट विच माइट बी इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमिशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आपने मैरिज करी, ठीक है, मान लीजिए मिस्टर मोहन है, आप छोड़िए, आप मोहन जी हैं, मोहन जी ने 2 शादियां कर ली, ए से भी कर ली एंड बी से भी कर ली, क्योंकि जब मोहन जी ने शादी करी थी तो पॉलीगैमी जो है, पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा वाइफ होना एट वन टाइम, ठीक है, पॉलीगैमी वॉज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस या इट वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया। तो मोहन जी ने 2 शादी कर ली। अब कुछ 10 साल बाद, मोहन जी की शादी के बाद, एक लॉ पास हुआ जिसमें बोला गया कि जो पॉलीगैमी है वो अलाउड नहीं है इंडिया में, और जो भी वो करता है, पॉलीगैमी जिसने भी कर रखी है, वो उसको पनिश कर देंगे या उनको जेल में डाल देंगे। सो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मिस्टर मोहन ने जब शादी करी थी तो उस टाइम ऐसा कोई लॉ एग्जिस्टेंस या फोर्स में नहीं था जो कि पॉलीगैमी को पनिश करता हो। तो मतलब जब मिस्टर मोहन ने पॉलीगैमी करी थी, मतलब 2 शादियां करी थी, इट वाज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस, ऐसा कोई लॉ नहीं था फोर्स में जो कि उन चीज़ों को पनिश करता हो। तो ये तो हो गया इस बात का मतलब दैट एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स, जब वो चीज़ है ही नहीं एग्जिस्टेंस में तो मुझे किस बात पे पनिश किया जा रहा है। बाद में लॉ चेंज हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, बट जिस टाइम वो एक्ट कमिट किया गया था या एक्ट हुआ था तब वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं था। नेक्स्ट, किसी भी इंसान या व्यक्ति या किसी भी सिटीज़न पे जो कि लॉ में प्रोवाइडेड है उससे ज़्यादा पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर मोटर व्हीकल एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आप पे 500 रुपये का जुर्माना है, तो ऐसे नहीं है कि कोई गवर्नमेंट बोलेगी नहीं जी आप तो 700 रुपये दो। आप बोल सकते हैं, आप रेफ़र कर सकते हैं कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंडर मेंशन है कि अगर किसी इंसान ने राइड करते हुए हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो 500 रुपये है। तो बाय व्हाट वर्च्यू और बाय व्हाट अथॉरिटी आप मुझसे 700 रुपये कलेक्ट कर रहे हैं। सो किसी भी सिटीज़न से जितना पेनल्टी मेंशन्ड है एक लॉ और एक्ट द्वारा, उससे ज़्यादा
उनसे वो नहीं ले सकते, या कोई पनिशमेंट है कि मैक्सिमम आप अगर मान लीजिए आपने चोरी करी तो मैक्सिमम जो जेल है वो 1 साल की होगी, तो उससे ज़्यादा पनिश नहीं कर सकती है स्टेट आपको। तो ये सब लॉज क्यों प्रोवाइडेड है, क्योंकि पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, आर्बिट्री एक्शन लेती थी, मतलब मन आया वो चाहते हैं कि हम सो एंड सो पॉलिटिकल पर्सन को बहुत लंबे टाइम तक जेल पे रखे, तो उन्होंने एक छोटे से चार्ज पे ही 2 साल के लिए सज़ा दे दी। लेकिन अगर मेंशन्ड है लॉ में कि इस छोटे से चार्ज के लिए आप किसी को जेल कर ही नहीं सकते, आप जेल नहीं भेज सकते, तो आप दिस इज़ नॉट अलाउड एज पर द लॉ। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, ये चीज़ मेंशन है कि जो लॉ में मेंशन है, जो प्रावधान वहाँ दिए गए हैं, उससे ज़्यादा ना फाइन और पेनल्टी ली जा सकती है, ना उससे ज़्यादा पनिशमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। भाई एक बार ही आप प्रोसिक्यूट किए जा सकते हो। मान लीजिए आप इनकम टैक्स भरते हो और आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, आपने किसी साल टैक्स चोरी करी, तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो आप पे एक बार ही केस कर सकती है। ये नहीं कि आप पे केस हो गया, वो उस केस का सेटलमेंट भी हो गया, आपने ड्यूज़ क्लियर कर दिए, फिर से अचानक किसी ऑफिसर को खुंदक आई और ने बोला नहीं अब हम इन पे फिर से केस करेंगे कि इन्होंने 2010 में नहीं, पहले भी जो आप पे केस हुआ था वो 2010 के इनकम टैक्स को लेके ही हुआ था, ठीक है, केस सेटल हो गया, फाइन्स क्लियर हो गए, सब कुछ। फिर से अचानक से कोई नया ऑफिसर आया, उन्होंने सोचा कि नहीं भाई इन पे फिर से केस करेंगे 2010 वाले साल को लेके। ऐसा नहीं हो सकता भाई। आप बोलोगे जब ऑलरेडी एक बार केस हो चुका है, मुझे पनिशमेंट मिल चुकी है, फिर से मुझे उसी ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू हैव बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप अपने अगेंस्ट ही विटनेस नहीं कहलाए जा सकते कि मान लीजिए आपने कोई आप पे किसी ने एलिगेशन लगाई है कि इस सो एंड सो व्यक्ति ने मेरी मोटरसाइकिल चुरा ली, पुलिस आपको पकड़ के ले गई वारंट के साथ। अब वहाँ पे आपको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप अपने आप ही बयान दें कि हाँ मतलब मैंने चोरी करी है। आपसे कन्फेस जरूर कराया जा सकता है, पुलिस आपको थोड़ा बहुत थ्रेटन कर सकती है, सो दैट अगर उनको लग रहा है कि अगर आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये चोरी करी है, तो वो आपको थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकती है, लेकिन आपसे कंपेल नहीं कर सकती। आप कोर्ट में डेफिनेटली जाके अप्रोच कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि आप अपने अगेंस्ट ही विटनेस एक्ट नहीं कर सकते कि हाँ मैं ही हूँ वो जिसने ये चीज़ या ये क्राइम किया है। तो अब आपके दिमाग में सर्टेनली ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम फिर ये जो नार्को टेस्ट होते हैं, ये बहुत सारे लैब टेस्ट्स होते हैं या ब्लड टेस्ट या ब्लड सैम्पल्स लिए जाते हैं या कहीं पे आपको साइन करने को बोला जाता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे, तो क्या वो भी दैट ऑल्सो एक्ट्स एज विटनेस? नहीं, वो अगर आपका कोई ब्लड सैंपल लिया जा रहा है किसी केस में या आपके डीएनए की सैम्पलिंग करी जा रही है, सो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड कि आप अपने अगेंस्ट ही विटनेस एक्ट कर रहे हैं। वो इसलिए लिए जाते हैं सो दैट पुलिस केस सॉल्व कर सके, पुलिस केस में आगे बढ़ सके, उनको चीज़ें क्लियर हो और उनको क्लियर हो कि किस व्यक्ति ने या किस व्यक्ति ने नहीं क्राइम किया है। सो Article 20 provides you protection in respect of conviction of offences. Clear? Moving to the next article which talks about right to life. It is very 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 important. जितने स्टार लगा लो उतने कम है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भैया। जीने का हक है मुझे, और जीने का हक मतलब यही नहीं मैं सिर्फ जी रही हूँ। मान लीजिए बहुत बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि लोग अपने घर में जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं या उनकी लाइफ इतनी मिजरेबल बना देते हैं कि कमरा खोलेंगे और उनको खाना दे जाएंगे और फिर कुंडी लगा देंगे ताकि ओल्ड एज लोग परेशान ना करें हमें। मतलब आपने कई बार देखा होगा न्यूज़ में कि एक लेडी को जो 80 साल की, उनको एक कमरे में बंद करा हुआ है और वो खिड़की में से आवाज़ आ रही है। न्यूज़ चैनल वालों को ऐसी न्यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो क्या ये वो जो हैं वो मतलब एक लाइफ जी रही हैं या वो सिर्फ हम ये कहेंगे कि वो ज़िंदा है? तो जो राइट टू लाइफ है दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ सांस ले रहे हो, दैट इज़ कंसिडर्ड एज राइट टू लाइफ। आप जो जी रहे हो दैट शुड बी अ लाइफ वेयर आप डिग्निटी से जी रहे हो, आप किसी ह्यूमिलेशन के सब्जेक्टेड नहीं हो। मतलब आपको कोई दिन रात जलील कर रहा है, आपको दिन रात कोई टॉर्चर कर रहा है, तो ये कोई ज़िंदगी होती है? ये कोई ज़िंदगी नहीं होती है। सो राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। एंड अगर आपसे कोई आपका राइट टू लाइफ लेता है, क्या कोई भी आपके घर आ सकता है दिन दहाड़े और आप
कि राइट टू लाइफ छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते। अगर पुलिस को आपको अरेस्ट करना है तो उनको वारंट चाहिए, उनको परमिशन चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने भी आप पे झूठ मूठ में चार्जेस लगा दिए और पुलिस आई आपको पकड़ के ले गई और आप पता नहीं कितने साल सज़ा काट रहे हो कोर्ट जेल में, ना आपको ट्रायल का मौका दिया जा रहा है, ना आपकी केस की सुनवाई हो रही है। ऐसा नहीं होता है। तभी ये चीज़ प्रोवाइडेड है। जब आपको पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो उनको नेक्स्ट 24 आवर्स में, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो मजिस्ट्रेट है उस एरिया के, उनके सामने प्रोड्यूस करना होता है। और वहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि ये एंड ये, मतलब आपको वहाँ पे कम्युनिकेट किया जाता है कि सो एंड सो ऑफेंसेस के अंडर या सो एंड सो आप पे एलिगेशंस लगे हैं और इसके तहत आपको हमने अरेस्ट किया है। तो उसके बाद उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने लॉयर को कॉन्टैक्ट कर सकें या अपनी फैमिली को बता सकें या कोई लीगल एड ले सकें। तो अगर राइट टू लाइफ अगर आपसे कोई ले रहा है, मतलब पुलिस आके आपसे ले रही है, देन दे शुड फॉलो अ प्रोसीजर। ये नहीं कि आपके घर में घुसे और आपको उठा के ले गए, ऐसा नहीं है। सो दैट इज़ वॉट इज़ रिटन हेयर. This is one of the most important right in one sense, because without this right to life all other fundamental rights would be meaningless. भैया अगर आपको right to life ही नहीं दे रखा तो क्या ही आप freedom of speech और expression क्या करना है, right to move freely throughout the territory of the country या right to reside, ये सब meaningless हो जाते हैं अगर आपको ये right to life ही नहीं दिया गया है। तभी मैंने आपको कहा था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और राइट टू लाइफ सिर्फ यही नहीं होता कि आप सिर्फ सांसें ले रहे हैं, ज़िंदा रह रहे हैं, बट इट इज़ अ राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। to the next article, that is right to education. Very important point that you should note here is, ये जो आर्टिकल है ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये एक अमेंडमेंट से डाला गया और वो अमेंडमेंट आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 86th अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें राइट टू एजुकेशन दिया जाता है किनको, जो बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के हैं उनको, उनके लिए एजुकेशन लेना उनका फंडामेंटल राइट है। और इसी आर्टिकल को एक्ट में लाने के लिए, मतलब उसको एक्शन में लाने के लिए एक एनैक्टमेंट लाया गया जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. So this was a legislation that was passed to implement this article. So what thing that you have to remember here is कि ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और अंडर 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में पास हुआ ये आर्टिकल लाया गया। जो है फिर से एक क्वेश्चन है और ये है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। राइट टू एजुकेशन इवॉल्व्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग राइट, ये कहाँ से डिराइव किया गया है? राइट टू इक्वालिटी से, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो बच्चे कहाँ कन्फ्यूज़ होंगे, एजुकेशनल राइट वर्ड आ गया तो इसको एक बार हम होल्ड पे रखते हैं। राइट टू इक्वालिटी डेफिनेटली नहीं, वहाँ पे हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा था। आर्टिकल 14 to 18 हम पढ़ चुके हैं, क्या कहीं भी हमने एजुकेशन से रिलेटेड वहाँ कुछ पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं, ये तो स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है कि क्या हम बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कन्फ्यूजन, इसको भी काट देंगे तो कहाँ कन्फ्यूजन बची? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट जब हम पढ़ेंगे तो आपको उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि ये भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप जिंदा हैं, बट इट इज़ लिविंग अ मीनिंगफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ। और डिग्निफाइड लाइफ आप कब जिएंगे? जब आप एजुकेटेड हैं, और जब आप एजुकेटेड होंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं स्टेट द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। जब अगर आपके कोई राइट्स को इनक्रोच करने की कोशिश करता है तो आप क्या क्या आपके पास प्रोविजंस हैं, आप कौन सी अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हो, तो ये आपको कब मिलेगा? जब आप एजुकेटेड होंगे, आप लिटरेट होंगे, आपको पता होगा कि आपके क्या राइट्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो किसके अंडर प्रोवाइडेड है। राइट टू लाइफ और उसका जो आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड करे गए हैं। तो ये जो राइट है ये कहाँ से डिराइव्ड है? आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने आर्टिकल 19 से आर्टिकल 21 तक पढ़ा, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्लस फ्रीडम
दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। देन हमने पढ़ा राइट टू लाइफ, एंड देन हमने लास्ट में पढ़ा राइट टू एजुकेशन, जो कहाँ से डिराइव्ड है, राइट टू लाइफ से ही डिराइव्ड है। अब आपको याद हो तो बीच में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था वीडियो खत्म होने के बाद, तुरंत बाद इनफैक्ट आई वुड से, सो दैट आप चीज़ें भूल ना जाएँ। उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे एंड उसको हम अपने नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो है जिसमें हम आर्टिकल 22, 23 एंड 24 डिस्कस करेंगे, वहाँ उनके साथ ही मैं वो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप यू स्टे होम एंड स्टे फिट, ज़्यादा बाहर ना निकले, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही अच्छे से आप पढ़ें, वीडियोस को रिवाइज़ करें, नोट्स बनाएं, सो दैट आगे जब हम टॉपिक्स उठाएंगे, थोड़े हेवियर टॉपिक्स, तो आपको इन टॉपिक्स को ब्रश अप करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आपने ये ठीक से नहीं पढ़े तो उन टॉपिक्स को पढ़ने में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। सो आई डोंट वांट यू टू एनकाउंटर सच अ सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।